ऐसा सिर्फ रात में होता है, लेकिन किस घंटे किस रात ऐसा होगा ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। हड़बे तोरे ऊपर आ रहा ऐना को उम्मीद है कि ऐसा आज रात ही होगा। उसे सूरज डूबने तक अपनी जगह पर पहुंचना है। उसके पास सिर्फ 3 घंटे हैं। 20 मीटर नीचे ओडिसी रीफ की ऊंची बाहरी दीवार के पास पहुंच रही है। आगे दूसरी तरफ जाने का एक संभावित रास्ता है। टॉप साइड ये ओडिसी है। पानी ऐसा है कि मैं मुश्किल से नेविगेट कर रहा हूँ। अगर मैं अचानक सतह पर आ जाऊं तो मुझसे दूर रहना। ओवर। इस तरह के चैनलों में खतरनाक लहरें होती हैं और रीफ पर टकराने वाली लहरों से बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है। हाँ, बिल्कुल महसूस कर सकता हूँ। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा नेविगेशन था ये। दूसरी तरफ से निकलते हुए ओडिसी एक विशाल लगून के शांत माहौल में पहुंच जाती है। रीफ और तटीय क्षेत्र के बीच माइक्रोस्कोपिक प्लैंटन से भरा यह लगून इस मैंटा रे जैसे फिल्टर फीडर्स यानी छान कर खाने वाले को आकर्षित करता है, जो दुनिया में रे मछली की सबसे बड़ी प्रजाति है। मैंटा रे मछली उथले पानी में तैरती है, पानी को अंदर लेती है, उसे अपने गलफड़ों से बाहर निकालती है और प्लैंटन को फंसा लेती है। जिज्ञासु, चंचल और हानि रहित समुद्र की यह दोस्त मिंगलों के पानी में सुरक्षित है। यहाँ इनकी संख्या 700 से ज्यादा है। कहाँ जा रहे हैं? इधर लेके आओ। ओडिसी रीफ के अंदरूनी किनारे के साथ साथ चलती है, जो मूंगे की उभारों और दरारों का एक जटिल नेटवर्क है। अंदरूनी रीफ में बड़े और अलग अलग तरह के कोरल हैं। हमें उस एरिया में जाना होगा जहां मूंगे का प्रजनन सबसे ज्यादा होगा। ओडिसी अंदरूनी रीफ में प्रवेश करती है। सामने आया अजीबोगरीब आकार, रंग और बनावट वाला मूंगे का एक अलौकिक संसार। लगता है किसी दूसरे ग्रह पर है। मूंगे की संरचना भिन्न ग्रहियों यानी एलियन जैसे होती है। वे पौधों जैसे दिखते हैं, लेकिन असल में एक साथ रहने वाले बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें पॉलिप्स कहा जाता है। वे चट्टान जैसा ढांचा बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं और अपने शरीर को माइक्रोस्कोपिक शैवाल के साथ साझा करते हैं, जो उनके अंदर रहते हैं और उन्हें पोषण देते हैं। मूंगे की चट्टानें धरती पर सबसे बड़ी जीवित संरचनाएं हैं। कोरल की नई कॉलोनियां अपने पूर्वजों के अवशेषों के ऊपर अपना आधार बनाती हैं। हजारों सालों में समुद्री जीवन से भरे जटिल आवास विकसित होते हैं। यहाँ मिंगलों में 250 से ज्यादा तरह के कोरल 500 से ज्यादा तरह की मछलियों के लिए घर बनाते हैं। कोरल का आकार आपको मछली के आकार से संबंधित लग सकता है, इसलिए कुछ छोटे कोरल में
छोटी मछलियां होंगी जो लगभग अपनी पूरी जिंदगी कोरल की टहनियों के अंदर ही बिताएंगी। जबकि जिस बड़ी संरचना पर हम अभी हैं, वह चट्टान की तरफ बहुत बड़ी मछलियों को आमंत्रित कर रही है और वे इसका इस्तेमाल सुरक्षा के लिए और भोजन की तलाश में कर रही है। किसी बड़े शहर की तरह जीवन दूर दूर से एक रीफ की ओर खींचा चला आता है। ये छोटा हरा समुद्री कछुआ अपनी जिंदगी के चंद शुरुआती साल समुद्र की सतह पर बहते हुए लहरों के भरोसे और शिकारियों के खतरों के बीच जिंदा रहा है। अब ये किनारे के करीब है ताकि ये बड़ा हो और वयस्क होने की तैयारी कर सके। एक मादा को यौन परिपक्वता तक पहुंचने और नई जिंदगी शुरू करने में 25 से 50 वर्ष लगेंगे। यहाँ रीफ पर सब एक भूमिका निभा रही हैं, इसलिए यह सब कुछ एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र में एक साथ फिट बैठता है, जैसे खुरदुरी पीठ वाला पेंगुइन। खाना ढूंढते समय वे मिट्टी को भी हिलाते हैं, जिससे पानी में पोषक पदार्थ मिल जाते हैं। या फिर ये ग्रे रीफ शार्क जो पानी की धारा में रहती है और अपने दांत साफ करने के लिए अपना मुंह खोलती है, जिन्हें रैस मछली साफ करती है और बदले में उसे मिलता है उसका खाना। दुनिया के सबसे बड़े जानवरों से लेकर सबसे छोटी मछलियों तक निंगलू में सब कुछ जिंदगी के एक सूत्र में बंधा हुआ है जो रीफ के इर्द गिर्द बुना गया है। ये तो कह रहा है खाना आ गया। ओडिसी बेहद पुरानी एक्रोपोरा कोरल की एक घाटी में प्रवेश करती है। इसे आमतौर पर स्टैग हॉर्न कहते हैं और यह मेरा पसंदीदा है। यह बहुत सुंदर है और दूसरे जीवों के इस्तेमाल के लिए बहुत सारी जटिल संरचनाएं बनाता है। जैसे जैसे ओडिसी आगे बढ़ती है, घाटी का विशाल स्वरूप दिखता है, लेकिन कुछ और भी दिखाई देता है। यहाँ सब मर चुका है। कई मीलों तक ऐसा ही लगता है। हाँ, बहुत बड़ा इलाका जो पूरी तरह से तबाह हो गया है। तो यह इलाका इस बात का उदाहरण है कि कोरल रीफ पर क्या गलत हो सकता है। यहाँ पहले बहुत स्वस्थ चट्टानें हुआ करती थी,